जानेंगे हम साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन क्या है और क्यों भारत ने इसका विरोध किया था हमारे आधुनिक भारत में, एक ये महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में आज हम जानेंगे। तो साइमन कमीशन एक ऐसा आयोग था जो बनाया गया था भारतीयों की लिए, जो 1919 का अधिनियम बन के आया था, उसमें जो क्रियान्वयन किए गए थे या जो सुधार किए गए थे उनकी एक समीक्षा करने के लिए और उनकी रिपोर्ट बनाने के लिए ये बनाया गया था। और लेकिन इसको बनाने के लिए जब ये बनाया गया और इसमें जब सदस्यों की नियुक्ति हुई तो वो जो सदस्य थे वो एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। अब आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे, किसी गांव में किसी प्रधान को चुनना है, लेकिन उसके लिए कोई भी गांव का सदस्य उसमें भागीदार ना बने या उसका कोई रोल ना हो और जो शहर से आए हुए लोग हों वो उसके बारे में प्रतिक्रिया दें और अपना बताएंगे कि किस तरीके से गांव में कमियां हैं, तो आप सीधा सा समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति जिस जगह रहा ही नहीं है वो कभी भी उस चीज़ के बारे में नहीं समझ पाएगा और ना ही ज़मीनी हकीकत को कभी बयां कर पाएगा और ना ही उन लोगों की समस्याओं को समझा पाएगा। तो इसी के कारण साइमन कमीशन का विरोध होता है, बहुत ज़्यादा विरोध होता है। इसी में लाला लाजपत राय को जब ये विरोध चालू किया होता है, उसी समय पर लाला लाजपत राय को पंजाब में इतना ज़्यादा बुरी तरह से उनके साथ व्यवहार किया जाता है और एक इतने बड़े क्रांतिकारी नेता को बुरी तरह से लाठियों से पीटा जाता है और अंततः कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये पूरा एक इंट्रोडक्शन है साइमन कमीशन का। इसके बाद साइमन कमीशन की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया जाता है किसी भी तरीके से और भारतीय इसका विरोध करते हैं। इसके बाद नेहरू रिपोर्ट बनती है। तो आज हम ये पूरा चैप्टर इसी में डिस्कस करेंगे और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे वीडियो के आगे आने वाले वीडियो से जुड़े रहें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बात हमने की थी पिछले वीडियोस में, मैं बता चुकी हूं कि असहयोग आंदोलन जब अचानक स्थगित हो जाता है तो जितने भी उसमें क्रांतिकारी होते हैं, राष्ट्रवादी होते हैं, वो सभी के सभी बिखर जाते हैं, छिन्न भिन्न हो जाते हैं, सारे सभी अपनी अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग काम करने लगते हैं। तो जब ये सारा मतलब बंटवारा सा हो जाता है एक तरीके का, उसके बाद सबको अपने अपने रास्ते पे काम करने का मन करता है कि भाई कुछ परिवर्तनवादी बनते हैं, कुछ परिवर्तन के विरोधी होते हैं। तो इस तरीके से पूरा ये टाइम पीरियड उस समय का निकल रहा होता है। लेकिन उसी के बाद जब साइमन कमीशन भारत आता है, मैंने बताया कि साइमन कमीशन के पीछे की हिस्ट्री क्या है। साइमन कमीशन भारत शासन अधिनियम 1919 की रिपोर्ट तैयार करने के लिए आया था। 1919 की रिपोर्ट में जो प्रावधान थे उनमें बताया जाना था 10 साल बाद ये मतलब आयोग बनना था और ये बताया जाना था कि ये आयोग ने जो आयोग बना था उसको ये सुझाना था सरकार को कि किस तरीके से जो 1919 का अधिनियम था उसने अपने कार्यों को किया और कहां तक ये ठीक था। तो उसकी एक रिपोर्ट तैयार करनी थी। वर्ष 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी। क्या व्यवस्था की गई थी? इसमें बताया गया था कि 10 साल बाद, कितने साल बाद, 10 वर्ष पश्चात एक ऐसा आयोग नियुक्त किया जाएगा जो इस अधिनियम में हुई प्रगति की समीक्षा करेगा और सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा। क्या बताया गया था कि जो अधिनियम है उसकी समीक्षा करेगा और रिपोर्ट को सौंपेगा। लेकिन हुआ क्या, उस समय पर लंदन में कुछ राजनीतिक उतार चढ़ाव चल रहे थे। उसी के चलते सर जॉन साइमन के नेतृत्व में समय से पहले ही 7 आयोग वाले, मतलब 7 सदस्यों वाले लोगों की एक आयोग को गठित कर दिया गया। 7 सदस्य, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ही यहाँ से कितनी बार पूछा जाता है कि साइमन कमीशन के किसके नेतृत्व में गठित किया गया था और इसमें कितने सदस्य थे। तो सदस्य शायद आपको याद रखना बहुत ही आसान होगा, साइमन और 7, आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये जो 7 सदस्य थे, अब प्रॉब्लम क्या थी इन 7 सदस्यों में? 7 सदस्य प्रॉब्लम नहीं थे, सदस्य ये प्रॉब्लम थे कि इनकी जो सदस्य थे वो एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। तो अब हम जानते हैं कि इसके विरोध के क्या कारण थे। विरोध के कारण में अगर हम बात करेंगे तो 8 नवंबर 1927 को, कितने नवंबर? 8 नवंबर 1927 को इस आयोग की स्थापना की घोषणा की गई। इस आयोग में 7 सदस्य थे जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ
और ये सभी अंग्रेज थे। यही सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक था या महत्वपूर्ण बात थी जिसकी वजह से विरोध हुआ। मैंने आपको बताया कि विरोध होना स्वाभाविक था। साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण कांग्रेसियों ने इसे क्या कहा था? श्वेत कमीशन। इसे श्वेत कमीशन का भी नाम दिया गया और कहा आयोग का मुख्य कार्य था इस बात की सिफारिश करना कि क्या भारत उत्तरदायी शासन के लिए, किस शासन के लिए? उत्तरदायी शासन के लिए योग्य हो गया है, और अगर योग्य हो गया है तो ये कहाँ तक लाजमी है और किस तरीके से हमें इसे आगे बढ़ाना होगा। इन सभी चीज़ों पर चर्चा करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। तो इसमें एक चीज़ और भी थी, इसके लिए एक भी भारतीय सदस्य की नियुक्ति नहीं की गई थी। सोचना भारत के बारे में है, सारा कुछ दिखाया गया कि भारत के लिए करना है, लेकिन सदस्य एक भी भारतीय नहीं होगा, जिसके कारण इसका तीव्र विरोध हुआ था। यही मेन एक कारण था जिसका विरोध हुआ था। कांग्रेस के 1927 के मद्रास अधिवेशन में साइमन आयोग का पूर्ण बहिष्कार किया गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है कि साइमन आयोग का जो बहिष्कार हुआ था वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो 1927 के मद्रास अधिवेशन में इसका बहिष्कार हुआ था। इस कमीशन से भारतीयों को बहुत ही ज़्यादा मतलब वो आहत हुए और उन्हें आत्मसम्मान को भी उनको बहुत खराब लगा। सीधी सी बात है कि आपके इतने सारे प्रयास किए जा रहे थे पहले से, और एक ऐसा आयोग गठित कर दिया गया जो भारतीयों के बारे में बताएगा और है वो विदेशी, उसको कुछ भी नहीं पता है। इसका बहुत ज़्यादा विरोध तेज बहादुर सप्रू ने भी किया था। 3 फरवरी 1928 को जब आयोग के सदस्य बंबई पहुंचे तो इसके खिलाफ क्या हुआ? बहुत ज़्यादा हड़तालें की गई और इसका विरोध किया गया। विरोध करके साइमन वापस जाओ इस तरीके के नारे लगाए गए, काले झंडे दिखाए गए, इस तरीके का इसका विरोध किया गया। लेकिन एक बहुत जानने योग्य बात है और बहुत महत्वपूर्ण है, इस कमीशन का किन लोगों ने विरोध नहीं किया था तो वो जान लीजिए। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो जो विरोध नहीं किया था मतलब ये इन्होंने एक तरीके से तटस्थता बनाए रखी थी, इन्होंने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया था। वो थे मद्रास की जस्टिस पार्टी और पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी। ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम लीग तो आप एक बार अंदाज लगा सकते हैं जब आपके पास ऑप्शन में होगा, पर आप शायद मद्रास की जस्टिस पार्टी और पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी के बारे में नहीं समझ पाएंगे। तो इसके लिए आपको ये तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर इसमें से दे दिया जाता है एग्जाम में कि 4 ऑप्शन दे दिएगा और उसमें बता दिया गया है कि किन लोगों ने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया था, अगर 3 ऑप्शन ये हैं तो चौथा जो होगा वो ऑप्शन आप अपने हिसाब से जज कर पाएंगे। तो इन लोगों ने अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। बाकी सभी बड़े राजनीतिक दलों ने इसका बहिष्कार किया और लाहौर में इसका विरोध प्रदर्शन किया गया था। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, जहां पर लाला लाजपत राय पर लाठियों से बहुत ज़्यादा प्रहार होता है और इसके कारण 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि देश के इतने बड़े क्रांतिकारी होने के बाद भी इनके साथ कितना बुरा व्यवहार हुआ और आखिरकार इनकी मृत्यु हो गई। कुछ अंदर चोटें आ गई होंगी बहुत ज़्यादा, जो इतनी ज़्यादा इनको लाठियों से पीटा गया था। ये सारा काम चलता है। इसके बाद इन्हीं सब का बदला लेने के लिए क्रांतिकारी आंदोलन, भगत सिंह, ये सब आगे इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो उसके बारे में आगे वाले वीडियोस में देखेंगे हम। अब साइमन कमीशन की रिपोर्ट, इस टॉपिक में हम पूरा साइमन कमीशन के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं और नेहरू रिपोर्ट के बारे में, तो हम उसी पे फोकस रखेंगे। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 27 मई 1930 को। ये चीज़ आपको डेट वाइज याद होनी चाहिए। आप चाहे तो आप इसे कहीं लिख लें या फिर आप इसे बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगी। अब साइमन कमीशन की रिपोर्ट को भी आप याद रख सकते हैं। वैसे अगर मेरे लॉजिक से चलेंगे तो ये भी 27 है, साइमन और 27 शायद आपको याद रह जाए। और ईयर आपको पता ही होगा, 27 में ये आया था, 1927 में ये भारत आया था, 1928 में ये बॉम्बे पहुंचा था, जहां पर इसको काले झंडे दिखाएगा और इसका बहिष्कार हुआ। तो इस तरीके से आप कुछ रिलेटेड चीज़ें बना के इसको याद रख सकते हैं। तो साइमन कमीशन की जो सिफारिशें आई उनको भी जरा देखिए। 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के तहत लागू की गई द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर उत्तरदायी शासन की स्थापना हो। समझिए द्वैत शासन क्या होता है, मैंने पहले भी वीडियोज में बताया है, इस बार फिर बता देती हूँ। द्वैत शासन का मतलब होता है एक ही जगह पर 2 लोगों का शासन करना। जैसे आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे, सपोज करिए एक स्टेट है उत्तर प्रदेश। अब ये इस समय पर आप इसे एक प्रांत मान लीजिए। प्रांत में क्या है, गवर्नर जनरल भी गवर्नर भी कर रहा है शासन, और उसमें एक अगर मुख्यमंत्री भी जो निर्वाचित
होके आया है लोगों के द्वारा, वो भी शासन कर रहा है। लेकिन अब इसमें लोचा क्या है, प्रॉब्लम ये आती है कि भाई गवर्नर जो है, जो मुख्यमंत्री के कार्यकारिणी में सदस्य होंगे, वो भी गवर्नर जनरल की इच्छा के अकॉर्डिंग ही होंगे। उसमें जनरली सभी को इस तरीके का अधिकार नहीं था कि वो वयस्क मताधिकार पर चुनकर आए हो मुख्यमंत्री के साथ, ऐसा नहीं था। और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी तो अपने मनपसंद की थी ही, तो द्वैत शासन में बहुत ज्यादा दोष थे, इसलिए लोग इसका बहिष्कार कर रहे थे। और उत्तरदायी शासन की स्थापना हो। उत्तरदायी शासन ये होता है कि जैसे आज के समय में अगर आप देखेंगे तो जो लोकसभा है, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो उत्तरदायी मतलब अकाउंटेबिलिटी, आपकी किसी के प्रति तो उत्तरदायी आप होंगे, तभी आप उस काम को अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपसे कोई पूछने जांचने वाला ही नहीं होगा तो आपको क्या फर्क पड़ता है कि काम कैसे हो रहा है। तो ये दो चीजें थी। दूसरा था केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन किया जाए, इसमें संघीय भावना हो तथा इसके सदस्य प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से चुने जाएं। अप्रत्यक्ष का मतलब आपको पता ही है, जो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव जिन लोगों का नहीं हो सकेगा, चुने हुए प्रतिनिधि ही उसको आगे बढ़ाएंगे। तो संघीय भावना का भी एक मतलब है। संघीय भावना पूरा हम आगे एक चैप्टर बनाएंगे, उसमें बताएंगे कि किस तरीके से जो सरकार है भारत में वो काम कर रही है और पिछले किस तरीके से करती थी, उसको पूरा डिस्क्राइब करूंगी। लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि संघीय भावना का एक मतलब होता है कि संविधान की सर्वोच्चता हो और इसमें जो केंद्र की सरकार हो और राज्य की सरकार हो, इनके बीच शक्तियों का विभाजन हो और स्वतंत्र उच्च न्यायालय हो, इस तरीके की इसकी चीजें थी। आगे केंद्र में कोई भी उत्तरदायी शासन की व्यवस्था नहीं की गई थी। क्या था कि केंद्र में कोई भी उत्तरदायी शासन नहीं बनाया जाएगा। उनका मानना था कि भारत अभी इसके लिए सक्षम नहीं है और इसके लिए उचित समय भी नहीं है। इसके बाद और फिर 10 साल बाद, मतलब फिर से बनाया गया कि फिर 10 साल बाद हम देखेंगे कि एक संविधान आयोग की नियुक्ति करेंगे और देखेंगे आगे चल के कि ये क्या है और किस तरीके से ये कार्य कर पाएगा। प्रत्येक 10 वर्ष बाद पुनरीक्षण के लिए एक संविधान आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। लेकिन इसमें एक चीज कह दी गई थी कि अब ये 10 साल के लिए नहीं बनेगा। उसमें जो बताया गया था 1919 के अधिनियम में, वो इसमें ये चीज नहीं की गई। फिर इसके बाद भारत के लिए एक ऐसा लचीला संविधान बनाया जाए जो स्वयं को विकसित हो। अब आप एक चीज समझिए, जो ये बात कही गई थी, जब विरोध चल रहा था तो उसी समय पर ब्रिटेन के एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड बिकनहेड ने कहा था, भारतीयों को एक चुनौती दे दी थी कि अगर भाई तुम साइमन कमीशन का इतना ही विरोध कर रहे हो और तुमको लगता है तो तुम क्यों नहीं अपना एक संविधान बना लेते, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कहने को था, ये एक तरीके का व्यंग था भारतीयों पर, क्योंकि वो जानते थे कि भारत तो वैसे ही उस समय पर भी बटा हुआ था। कैसे बट रहा था? लीग अलग काम कर रही थी, हिंदू महासभा अपना अलग काम करना दिखा रही थी, अल्पसंख्यक अलग तरीके से काम करना प्रारंभ कर रहे थे। तो उनको पता था, रजवाड़े अलग तरीके से काम कर रहे थे, जो रियासतें थी। तो उनको लगता था कि ये सबको खुश कर ही नहीं पाएंगे और ये कभी भी अपना संविधान नहीं बना पाएंगे। तो एक तरीके का व्यंग कस दिया था इन्होंने। लेकिन हुआ क्या कि भारतीयों ने इसको बहुत ही गहनता से विचार किया और इसके बारे में उन्होंने समीक्षा करने की कोशिश की। उसके बाद क्या होता है, ये कहा जाए तो साइमन कमीशन की अगर आप जब आप डिटेल में क्वेश्चंस लिखेंगे और मेंस के लिए, तो एक तरीके से इसे पॉजिटिव वे में भी देखा जा सकता है कि साइमन कमीशन के जो उस बंदे ने बात बोली वो लोगों को ना दिल पे लग गई। जो उस समय के राष्ट्रवादी थे उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम अपने संविधान का खुद निर्माण करें। उसके लिए ही एक फिर रिपोर्ट बनाई जाएगी। कोई भी काम जब किया जाएगा तो उसमें कोई ऐसा खाका तैयार करना पड़ता है ना कि पहले देखेंगे किस तरीके से ये चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। तो उसी के लिए बनाई गई थी कि नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, आप इस पर नोट्स जरूर बनाएं, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेहरू रिपोर्ट में जो चुनौती मिली थी उनको, उसी के ऊपर उन्होंने काम करने का प्रयास किया और भारतीय संविधान के लिए कुछ उन्होंने सोचा। इस चुनौती को भारतीय नेताओं ने स्वीकार करके इस बात का प्रयास किया कि साथ में मिलजुल कर संविधान का एक प्रारूप तैयार किया जाए। इसके लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। ये पूछा जाता है कि नाम से ही पता है, वैसे तो नेहरू रिपोर्ट है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसका कार्य था कि संविधान का प्रारूप तैयार किया जाए। और इसके जो सचिव थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। इसमें 9 सदस्य और भी शामिल थे। एक और महत्वपूर्ण नाम है जिनमें सुभाष चंद्र बोस भी शामिल थे। इस जो नेहरू रिपोर्ट थी, इसने अपनी रिपोर्ट 28 से 30 अगस्त 1928 को प्रस्तुत की थी।
इसी को हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। ये बहुत बार पूछ लिया जाता है कि नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी या फिर नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या प्रावधान थे। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और पता होना चाहिए। अगर आप हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो एक ही तरीका है हिस्ट्री को पढ़ने का, रटने से ये कभी नहीं आने वाली। आपको पूरे इतिहास को, आधुनिक भारत हो या पीछे का हिस्ट्री हो, प्राचीन भारत हो, मध्यकालीन भारत हो, आपको अपने दिमाग में ना एक पूरी कहानी बनानी पड़ेगी। आखिर कोई चीज आई तो क्यों आई, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ, आप उसके पीछे चले जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। फिर आप आगे देखेंगे, ऐसे ही हर चीज को आपको कड़ी की तरह हर एक कड़ी को जोड़ना पड़ेगा। और जब आप कड़ी को जोड़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंदा ये कहेगा कि हिस्ट्री मुझे समझ नहीं आती है। इतना बढ़िया है इसको पढ़ना और इतना अच्छा है इसको समझना। एक तो इतनी इंटरेस्टिंग है, आप अगर अपने देश के लिए भी देखेंगे, आम जनता को भी मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि जो हमारे आज हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं तो इसके पीछे कितने प्रयास किए गए, कितना कुछ हमने झेला है, उसके बाद आज हमें ये आज़ादी मिली है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। और जो लोग तैयारी के तौर से देख रहे हैं उनको भी अपने दिमाग में पूरी एक पिक्चर बनानी पड़ेगी। एक तरीके की मूवी बना लीजिए कि हर केस के बाद उसका परिणाम क्या हुआ, फिर उसके बाद उसका परिणाम क्या हुआ, तो आप पूरा एक श्रृंखला बना लेंगे और आपको बहुत ही मज़ा आएगा। आप बिलीव करिए, आपको सब हिस्ट्री से ज़्यादा फिर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई नहीं लगेगा। अपनी अपनी समझ है, शायद हो सकता है मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, हो सकता है किसी को नहीं भी अच्छी लगे, बट पढ़ने के लिए तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी जिन लोगों को एग्जाम देना है। तो ये नेहरू रिपोर्ट थी। नेहरू रिपोर्ट में एक जो प्रावधान किए गए थे उनके बारे में जानते हैं। इसमें कहा गया था डोमेनियन स्टेट। डोमेनियन स्टेट का सीधा सा मतलब होता है एक शासन चल रहा है, ब्रिटिश शासन, उसी के अंतर्गत एक और शासन चल सके, जैसे होम रूल लीग की तरीके से ही समझ लीजिए। इसमें क्या होगा ना कि ये अपनी जो डोमिनियन स्टेट होगी ये अपने समस्याएं और अपनी चीज़ों को ज़मीनी हकीकत से जोड़कर अपने लिए कुछ काम करने का विचार कर सकते हैं। इस तरीके का इसमें प्रावधान किया गया था। किसमें? नेहरू रिपोर्ट में। ये बहुत बार पूछा जाता है, डोमिनियन स्टेट की मांग किसमें की गई थी, तो ये की गई थी नेहरू रिपोर्ट में। फिर है इसमें कि केंद्र में द्विसदनीय प्रणाली की स्थापना हो, जैसे कि आज है राज्यसभा और विधानसभा। बात कहाँ की हो रही है? केंद्र की हो रही है। इसलिए कार्यकारिणी पूरी तरह से व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी हो। उत्तरदायी का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब कोई भी सभा हो या कुछ भी हो, कोई समिति हो, कोई सभा हो, वो जब तक उसके ऊपर कोई उत्तरदायी अकाउंटेबिलिटी नहीं तय होगी उसकी, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता वो कैसे भी काम करे। तो उत्तरदायी शासन हो। भारत में संघीय प्रणाली की स्थापना हो। कहाँ? किस प्रणाली की? संघीय प्रणाली की स्थापना हो। सभी चुनाव क्षेत्रीय आधार पर हों। भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन किया जाए। जहां पर एक जैसी भाषा बोलने वाले लोग हैं वहां पर हम प्रांतों का, भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन करें। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया जाए। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मतलब आपने बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी सुनते हैं, जनरली हम इसे समझते भी हैं। जब एक बड़े किसी कम्युनिटी के कहे जाए कि वो हित अपने अलग मानने लगते हैं और दूसरी कम्युनिटी अपने हित अलग मानने लगती है, आपस में दो हितों का टकराव, जिसे हम कहते हैं ना सांप्रदायिकता के आधार पर ये चीज़ हो रही है। जैसे आज के अगर हिसाब में देखेंगे आप, हिंदू और मुस्लिम, सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ गर्म मुद्दा रहता है हिंदू और मुस्लिम का। तो अगर आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो क्योंकि 1909 के अधिनियम में ये कह दिया गया था कि जो मुस्लिम्स हैं उनको पृथक निर्वाचन मंडल की मांग पर उनको मोहर लगा दी गई थी, तो इस रिपोर्ट में इसको खारिज किया गया। नेहरू रिपोर्ट में इन्होंने काम किसी तरीके का अपने देश में बंटवारा नहीं चाहेंगे। और निर्वाचन कैसा हो? वयस्क मताधिकार हो, मतलब जो 18 साल या 21 साल जो भी उम्र तय की गई उसके आधार पर हमारा जो वोट प्रक्रिया हो उस तरीके से निर्वाचन किया जाएगा। इस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, वो आज भी है हमारे संविधान में। तो ये सारे इसमें कुछ कुछ प्रावधान किए गए थे। महिलाओं और पुरुषों दोनों को समान नागरिक अधिकार देने की भी बात की गई थी। नेहरू रिपोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय के निर्माण का प्रस्ताव भी शामिल था। नेहरू रिपोर्ट में किसी भी समुदाय के लिए अलग मतदाताओं या अल्पसंख्यकों के लिए वेटेज प्रदान करने का प्रावधान नहीं था। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के पीछे पूरा पूना पैक्ट बना हुआ है, जिसे हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच ये पूना पैक्ट होता है। जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है और उसमें ये प्रावधान कर दिया जाता है कि भाई जो हिंदू हैं
उन्हीं में हम अल्पसंख्यकों को जो सीटें नॉर्मल मिली हैं वो तो मिली ही हैं एक जनरल वेटेज पे, उनको हम अल्पसंख्यक के तौर पे काउंट करके उनको एक पृथक निर्वाचन मंडल दे देंगे। मतलब हिंदुओं में भी बंटवारा, ये देखिए पहले मुस्लिमों में बंटवारा, फिर सिखों में बंटवारा, फिर अब हिंदुओं में। इतनी ज़्यादा बंटवारे और राज्य करों की नीति को पालन कर रहे थे अंग्रेज, तो उसी बात को ये इंडिकेट यहाँ पे करता है कि किसी भी तरीके से अल्पसंख्यकों के लिए ये प्रावधान नहीं किया जाएगा। एक चीज और थी, नेहरू रिपोर्ट में संघीय शासन का प्रस्ताव दिया गया था। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को ही मिलनी चाहिए, जैसा कि आज भी जो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं जैसे संघ हो गया, जो वित्त हो गया या विदेशी मामले हो गए, इस तरीके की अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को ही मिलने चाहिए। नेहरू रिपोर्ट का अब ये समझ लीजिए इसका मूल्यांकन क्या है। ये आप जब मेंस लिखेंगे तो जरूर पूछा जाता है कि नेहरू रिपोर्ट कहाँ तक ठीक थी और इसका मूल्यांकन आप किन शब्दों में करेंगे, कैसे करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए जब भी आप कुछ पढ़ें, ये मेरी बहुत रिक्वेस्ट है आपसे, जब भी आप पढ़ें उसके परिणाम, उसके कारण और क्यों ऐसी घटना घटित हुई, क्यों ऐसा करना पड़ा और मूल्यांकन, इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दें तो शायद आपको हिस्ट्री बहुत आसान लगेगी। तो नेहरू रिपोर्ट का आप सीधा सा आप एक कारण मान लीजिए क्यों इसका विरोध हुआ। विरोध होने का सीधा सा कारण था भाई जिन्ना तो इस बात से चिढ़ गए कि पृथक निर्वाचन मंडल की जो बात कही गई थी पुराने अधिनियम में उसको ये खारिज कर रहे थे यहाँ पर, ठीक है। सांप्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व की कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए इनको गुस्सा आई, तो ये तो बिल्कुल अलग हो गए। कांग्रेस का कुछ लोगों ने डोमिनेंट स्टेट के बारे में संतुष्ट नहीं थे। उनका कहना था कि अब हमें अंदर ही शासन नहीं करना, अब हमें पूर्ण स्वराज की मांग चाहिए, मतलब हमें पूर्ण स्वराज रिक्वायरमेंट है इस टाइम पर। कांग्रेस, मुस्लिम लीग तथा अन्य नेताओं ने नेहरू रिपोर्ट को पूर्ण सहमति बन ही नहीं पाई, मतलब सारे ग्रुप इसको सहमति नहीं दे पाए। जब सहमति नहीं दे पाए तो ऑब्वियस सी बात है, जब भारत के ही लोग इसे सहमति नहीं दे पा रहे तो विदेशियों से क्या एक्सपेक्ट करेंगे, मतलब वही ब्रिटिश सरकार। तो इस तरीके से ये पूरी रिपोर्ट को ब्रिटिश सरकार द्वारा इसे अस्वीकृत कर दिया गया था। यही इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक कह लीजिए, और आगे आने वाले राष्ट्रीय आंदोलन में इससे बढ़कर भी और बहुत सारे फिर काम किए गए। इसके बाद जिन्ना जी ने भी अपना 14 सूत्री रिपोर्ट तैयार की थी। ये आपका होमवर्क है कि जिन्ना जी के 14 सूत्री जो कार्यक्रम थे उनको आप एक बार अपने नोट्स में बनाइए और उनको अच्छे से समझने की कोशिश करिए। कई बार वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए, तो 14 सूत्री रिपोर्ट के बारे में आप देखेंगे। तो ये इस तरीके से पूरी एक कहानी बनती है। आगे हम पढ़ेंगे गोलमेज सम्मेलन और कुछ कुछ कांग्रेस की प्रतिक्रियाएं, और उसके बाद हम सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसकी तरफ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे किस तरीके से जो गोलमेज सम्मेलन होते हैं उनमें जब कांग्रेस भाग नहीं लेती है, पहले में भाग नहीं लेती है, तीसरे में भाग नहीं लेती है, लेकिन दूसरे में गांधी जी को मजबूरन होके या मजबूरी कह लीजिए या फिर उनको एक तरीके से पूरा मैनिपुलेट करके अपनी बातों को उनको इस तरीके से बताया जाता है कि आप भाग ले लेंगे तो हम ये चेंजेस कर देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है और बाद में उन्हें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी वापस आना पड़ता है। उन सब टॉपिक के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ये आज का वीडियो था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। मुझे लगता है, उम्मीद है कि शायद आपको पसंद आया है, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे एक लाइक अवश्य कर दें। और अगर आपने वीडियो को बहुत अच्छे से समझा है और आपको लगता है कि ये दूसरों के भी समझ के लिए अच्छा होगा या उपयोगी होगा तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे वीडियो के आगे जितने भी वीडियोस में डालूं उन सब से आप जुड़े रहें। और ये पूरे PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसे वहां से देख सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।